हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो लास्ट क्लास में हमने किया था डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। तो आज हम करेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन को हमने बोला था, उसको एक चीज़ और बोली जाती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, राइट। क्योंकि उसमें ना सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना एक जैसे नहीं होते हैं, सब वेरिएबल मतलब चेंज होते हैं। जैसे कुछ फैक्टर्स तो रहते हैं फिक्स्ड, राइट, मतलब कुछ फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जिनको हम चेंज कर सकते थे, राइट। तो कुछ चेंज हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे, तो वेरिएशन था, राइट। तो इसीलिए हम उसको बोलते थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं क्योंकि शॉर्ट रन में हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वेरिएबल फैक्टर्स की मदद लेते हैं, इसीलिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ओके, तो आज हम उसी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को या फिर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर भी बोल सकते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉ ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, आई एम राइटिंग इट हियर, इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और law of diminishing return और return to a factor भी we can use, ठीक है, किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं, ठीक है। चलो, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्यों बोला जाता है इसे, क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं किसकी हेल्प से, वेरिएबल फैक्टर्स की हेल्प से, राइट। जैसे कि अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि शॉर्ट रन, मैंने आपको बताया था शॉर्ट रन इतना कम टाइम पीरियड होता है कि अगर मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैं मशीन बढ़ा नहीं सकती। मुझे अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैं किसकी हेल्प से बढ़ाऊंगी, लेबर, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल लगाऊंगी, राइट। तो लेबर, कुछ फैक्टर चेंज हो सकते हैं, राइट, उनको हम वेरिएबल फैक्टर्स मानते हैं, तो लेबर कैन बी चेंज्ड, ये चेंज का साइन है। अदर फैक्टर्स क्या रहते थे, कांस्टेंट, ठीक। जैसे अगर मुझे 5 यूनिट्स बनानी है तो मुझे चाहिए एक लेबर, मुझे 15 यूनिट्स बनानी है, ज़्यादा ऑर्डर आया है तो मैं मशीन तो नहीं खरीद सकती इतने शॉर्ट रन में, राइट। मुझे ऑर्डर परसों तक फुलफिल करना है तो क्या पहले मशीन लेके आऊंगी, नहीं ना, मैं किसकी मदद से प्रोडक्शन करूंगी, लेबर, राइट। 2 लेबर्स, 50 यूनिट्स, 60 यूनिट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, बट विद द हेल्प ऑफ लेबर। आई कैन नॉट इंक्रीज मशीन या आई कैन नॉट परचेज न्यू लैंड, राइट। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे रहेंगे जो फिक्स रहेंगे, वो लॉजिकल है, राइट। मैं एक दिन में मशीन नहीं ला सकती कि एक और मशीन लाके खड़ी कर दी और आधा ऑर्डर इस मशीन में बन रहा है, आधा ऑर्डर दूसरी मशीन पे बन रहा है, क्योंकि मशीन एक बहुत महंगी आइटम होती है, राइट। एक दिन में आप उसे खरीद के नहीं ला सकते, राइट। तो अगर मुझे इतने शॉर्ट रन में मुझे 2 दिन का टाइम मिला है, परसों तक ऑर्डर की डिलीवरी देनी है, तो कैसे प्रोड्यूस करूंगी इतनी ज़्यादा चीज़ें, आई विल हायर व्हाट, आई विल एम्प्लॉय लेबर, राइट। मैं लेबर को लगाऊंगी, राइट, उनसे काम कराऊंगी ताकि मैं अपना पूरा का पूरा ऑर्डर क्या कर सकूं, फिनिश कर सकूं, डिलीवर कर सकूं, ठीक है। अब तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ
वेरिएबल प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, तो देखते हैं। अब फिक्स्ड, ये एक टेबल बनाएंगे हम। फिक्स फैक्टर मशीन, लेबर की क्वांटिटी कितनी रखी, और लेबर आपका क्या है, वेरिएबल फैक्टर। इस तरफ रख दिया टोटल प्रोडक्ट, फिर रख दिया एवरेज प्रोडक्ट, फिर रख दिया हमने मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, टीपी, एपी और एमपी। चार्ट बनाएंगे हम। तो कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5। तो आप भी बना लीजिए ये चार्ट। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। मुझे प्रोडक्शन करना है, शॉर्ट रन की बात कर रही हूं मैं, राइट। मुझे शॉर्ट रन में कुछ, शॉर्ट रन मतलब मुझे ऑर्डर मिला है और मुझे 3 दिन में उसकी डिलीवरी देनी है, या 4 दिन में देनी है, या 1 हफ्ते में देनी है, राइट। बहुत ही कम टाइम पीरियड है मेरे पास। ठीक है, तो क्या मैं नई मशीन खरीद के लाऊंगी? बल्क, मुझे बहुत सारा ऑर्डर मिला है, बल्क ऑर्डर, तो क्या मैं नई मशीन खरीद के लाऊंगी? नहीं। 1 हफ्ते में मशीन खरीदना, कोई मशीन ये थोड़ी ना कि 100 रुपए की मिल रही है, 1000 की मिल रही है, नहीं, करोड़ों रुपए की मशीनरी आती है। तो आप एक दिन में डिसीजन नहीं ले सकते कि मैं नई मशीन खरीद रहा हूं। आपको मशीन खरीदने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं, फंड्स का अरेंजमेंट करना पड़ता है, राइट। फिर कंपैरिजन्स करने पड़ते हैं कि कौन कौन सी मशीन्स अवेलेबल है, मेरे लिए कौन सी वाली सबसे बेहतर रहेगी, राइट। तो लॉट ऑफ वर्क नीड टू बी डन। ठीक है, तो इसीलिए मशीन चेंज करना उतना आसान नहीं है, राइट। या फिर आपके पास जगह कम है, ठीक है, पर आपको मिल गया है बल्क ऑर्डर, तो क्या जमीन खरीद लेंगे दूसरी? या जमीन कोई सस्ती थोड़ी ना आ रही है कि एक दिन में खरीद ली और मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी। नहीं, जमीन पे एक ऐसी चीज है जिसको कि मैं उतने जल्दी चेंज नहीं कर सकती। तो अब मैं किसकी मदद लूंगी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए? किसकी लूंगी? लेबर, क्योंकि लेबर तो आराम से मिल जाती है मार्केट में, राइट। तो आप लेबर हायर करोगे और अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करोगे। ठीक है, अपना प्रोडक्शन चालू करोगे। तो देखते हैं, मशीन 1 1 1 1, मशीनरी तो एक ही है ना। लेबर, पहले मैंने 1 लेबर, फिर ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए 2 लेबर, फिर 3 लेबर, 4 लेबर। ठीक है, तो पहली लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया? 100 यूनिट्स। ओके, उसके बाद जब दूसरी लेबर आई तो उसने कितना प्रोडक्शन करा? 110 यूनिट्स। तीसरी लेबर आई तो उस तीसरे वाले का कितना योगदान था? 120। ओके, जब चौथी लेबर आई तो उस चौथी लेबर का कितना योगदान है? कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी उसने? 110। जब मैंने 5वीं लेबर लगाई तो 5वीं लेबर का कितना कंट्रीब्यूशन है? 5वीं लेबर ने प्रोड्यूस करी 80 यूनिट्स। ठीक है, फिलहाल आप ये नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो पहली लेबर क्या कितना प्रोडक्शन था? 100 यूनिट्स। दूसरी लेबर लगाई, उसने कितनी प्रोड्यूस करी? 110 यूनिट्स। तीसरी ने 120, चौथी ने 110, पांचवी ने 80 यूनिट्स। तो मार्जिनल प्रोडक्ट से आपको क्या मतलब समझ आया? मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है
एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ 1 एक्स्ट्रा लेबर, मतलब एक एक्स्ट्रा लेबर जब लगाएंगे तो उसका कितना योगदान रहेगा उस एक्स्ट्रा लेबर का, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो ना, जैसे पहले लेबर का कंट्रीब्यूशन था 100, दूसरे लेबर का कितना है 110, तो ये 110 सिर्फ और सिर्फ कौन से लेबर का है, सेकेंड लेबर का, राइट। तो इसको मैं बोलूंगी एमपी। एमपी मतलब एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय 1 एडिशनल लेबर। ठीक है, अब टोटल प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, ये जैसे एक्यूमुलेट करते हैं ना, आपने स्टैटिस्टिक्स किया होगा, राइट। टोटल प्रोडक्ट, टोटल क्या होता है, अभी अब तक का सारा, तो देखो अब तक का टोटल प्रोडक्ट कितना था 100, सॉरी फिर सेकंड, अब तक का टोटल प्रोडक्ट 100 प्लस 110, तो दो लेबर का मिला के प्रोडक्ट कितना हो गया 210। फिर अब तक का टोटल प्रोडक्ट तो 100 प्लस 110 प्लस 120, तो मैं डायरेक्टली ये भी कर सकती हूँ 210 अब तक का टोटल प्रोडक्ट हो गया, उस पे तीसरे वाले का भी ऐड कर दो 210 प्लस 120, कितना आ गया आपका ये 330। ओके, फिर अब तक का टोटल प्रोडक्ट, तो देखो थर्ड यूनिट तक टोटल प्रोडक्शन लेबर्स का सबका मिला के कितना था 330, चौथे का कितना कंट्रीब्यूशन है 110, तो 330 प्लस 110 440, फिर 440 प्लस 80 कितना हो गया 520। ठीक है, ओके। अब एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट, तो एवरेज तो आप बचपन से निकालते हुए आ रहे हैं। एवरेज क्या होता है, टोटल यूनिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर, यही तो, ऐसे तो निकालते हैं एवरेज, राइट। एवरेज मतलब पर पर्सन का निकालना है एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालेंगे आप, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर, तो सबका निकल जाएगा टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर, तो ऑन एन एवरेज पर पर्सन का क्या निकल जाएगा, एवरेज आउटपुट निकल जाएगा। तो करो, पहले कैसे निकालेंगे, 100 बाय टोटल प्रोडक्ट, एपी कैसे निकलता है, टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर, 100 बाय 1 कितना आ जाएगा 100, दूसरा 210 डिवाइड बाय 2, यह आ जाएगा आपका 105। ठीक है, फिर 330 डिवाइड बाय 3 110, फिर 440 डिवाइड बाय 4 110, फिर 520 डिवाइड बाय 5 दैट कम्स टू 104। ओके, तो कैलकुलेशन आपको समझ आई। ठीक है, तो अब इस टेबल को मैं और आगे कंटिन्यू कर देती हूँ जितना बुक में दिया है। 1/6 में 600 100 80 ठीक है, सेवन्थ लेबर लगाई, तो सेवन्थ लेबर का प्रोडक्शन आपका था 70। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 600 प्लस 70 670, फिर एवरेज प्रोडक्ट 670 डिवाइड बाई 7, ये आपका आ गया 95.7। ठीक है, तो इस तरीके से आप और निकाल लेंगे 8 9 10 11। ठीक है, मशीनरी एक ही रह रही है। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्टली आपको कैलकुलेशन पता चल गई है, अब मैं ये डायरेक्टली लिख रही हूँ 720 750 750 740 90 83 75 67.3, तो यह आ जाएगा कब कब, फिर ये 30। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखना,
9th तक तो नॉर्मल कैलकुलेशन है जैसे मैंने आपको बताई। 10th, जब 10th लेबर आई तो 10th लेबर का जो आउटपुट था वो था 0, उसने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करा, राइट। उसका आउटपुट क्या रहा? 0। तो टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? 750 प्लस 0, तो ये कितना आया? 750। ओके, फिर एवरेज निकालेंगे, 750 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया? 75। उसके बाद जब 11वीं लेबर आई, इसने प्रोडक्शन तो कुछ नहीं किया, उल्टा नुकसान कर दिया। जो बनी बनाई यूनिट्स थी ना, अब तक की यूनिट्स थी, उनको भी क्या कर दिया? तोड़ फोड़ दिया, राइट। तो कितने का नुकसान हो गया? -10 का, ठीक है, -10 का नुकसान कर दिया उसने। तो टोटल प्रोडक्ट निकाल लो, 750 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा? 740। ओके, तो एवरेज निकाल लो, 740 डिवाइड बाई 11 कितना आ जाएगा? 67.3। तो ये था हमारा टेबल, ठीक है। तो एमपी मैंने आपको बताया, एमपी का मतलब क्या होता है? एक एक्स्ट्रा लेबर की वजह से कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है उसको मैं बोलूंगी क्या? एमपी या मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूं, वो एक्स्ट्रा हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस टीपी n माइनस 1, राइट, ठीक है। समझ आया? देखो ना, ये आपने नोट डाउन कर लिया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर रही हूं। सपोज करो आपके पास ये मिसिंग है, एमपी दे नहीं रखा है, तो आप निकाल सकते हो कैसे? टोटल अब तक का टोटल प्रोडक्ट टीपीएन कितना? 330 माइनस टोटल प्रोडक्ट n माइनस 1, टोटल प्रोडक्ट n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 2, इसका टोटल प्रोडक्ट कितना है? 210, ठीक है। तो ये आएगा आपका 120, ओके, ठीक है। तो अगर आपके पास एग्जाम में एमपी की फिगर मिसिंग होती है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको मिस कर देते हैं, एमपी। तो एमपी कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली 520 माइनस 440 कितना आ गया? 80, सिंपल, ओके। अब देखिए, हमने देखा कि मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा है। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब हर एक एक्स्ट्रा लेबर का कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट को हम ऐड करते जा रहे थे तो उससे हमारा क्या निकल रहा था? टोटल प्रोडक्ट। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? टोटल प्रोडक्ट जो आ रहा है उसकी फिगर्स जो आ रही हैं वो किसकी वजह से आ रही हैं? एमपी को ऐड कर करके आ रही हैं, ओके। तो मैं उसको चीज को कैसे लिख सकती हूं? मैं बोल सकती हूं कि एमपी इज द स्लोप ऑफ टीपी कर्व, राइट। स्लोप मतलब टीपी कर्व में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं? ड्यू टू मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब टोटल प्रोडक्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो मार्जिनल प्रोडक्ट की वजह से हैं, ओके। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। assumptions, ठीक है। अब देखो, पहला assumption,
टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, मैंने आपको पहले भी ये चीज लिखवाई थी, फिक्स्ड या कांस्टेंट, उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, गिवन भी बोल सकती हूँ। टेक्नोलॉजी इज गिवन, मतलब जो टेक्नोलॉजी है आपके पास वही रहेगी, इट विल नॉट चेंज। उसके बाद है आपके कुछ इनपुट्स, मतलब सम इनपुट्स क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं इन शॉर्ट रन। ठीक है, मैंने आपको बता चुकी हूं शॉर्ट रन में मशीनरी चेंज नहीं हो सकती है तो मशीनरी वाला इनपुट फिक्स रहेगा, लैंड चेंज नहीं हो सकती है तो लैंड वाला इनपुट फिक्स रहेगा। हाँ, क्या चेंज हो सकता है, रॉ मटेरियल चेंज हो सकता है और लेबर चेंज हो सकती है, तो रॉ मटेरियल और लेबर हो जाएंगे वेरिएबल, लैंड और प्लांट एंड मशीनरी हो जाएंगे फिक्स्ड। अब एक और चीज, जो मैंने आपको अभी ये टेबल कराया है, जो ये चार्ट बनवाया मैंने आपको, यहां पे मैंने अब पूरे चार्ट में किस चीज की बात करी है, नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करी है, राइट। तो आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट, कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स बनी है। क्या मैंने कहीं पे पैसों की बात करी या इनकी वैल्यू की बात करी, नहीं ना, राइट। तो वी कंसिडर ओनली, अगला अजम्पशन, ओनली physical inputs and output, मतलब सिंपल सी बात है, no monetary values taken here। ठीक, चलो अब देखिए, जो ये मेरे पास है, मेरे पास क्या क्या वेरिएबल है, टीपी, एपी, एमपी, राइट, लेबर। मैं इनको प्लॉट करती हूं ग्राफ में। सबसे पहले मैं टीपी प्लॉट करती हूं, तो टीपी की फिगर्स देखो, 100, 210, 330, 440, मतलब जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ता जाएगा, लेबर हम लगाते जाएंगे, जैसे जैसे लेबर हम एम्प्लॉय करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, राइट। 520, 600, 670, 720, 750, 750, हाँ, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद वो क्या हो गया, गिरना, फॉल होना शुरू हो गया। देखो ना, 750 के बाद 740 आ गया। तो सबसे पहले हम टीपी को ही प्लॉट करके चलते हैं। ठीक है, एक टाइम पे पहुंच के इट स्टार्ट्स फॉलिंग। ठीक है, अब हम प्लॉट करते हैं एपी को प्लॉट करते हैं, एपी और एमपी को प्लॉट करते हैं। अब देखिए, अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो हमने देखा कि टीपी, आपको पता है टीपी कहां से मिलता है हमें, एमपी को ऐड करके। तो देखो, पहले जो लेबर थी उसका प्रोडक्शन कितना था, 100, अगली लेबर का प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ गया, 110, तीसरी लेबर का प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ गया, 120, चौथी लेबर का 110, ठीक है, और पांचवी लेबर का 80, छठी लेबर का 80, सातवीं लेबर का 70। तो हमने देखा टोटल प्रोडक्ट पहले तो खूब ज्यादा रेट से बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि एमपी ज्यादा आ रहा है ना, तो पहले तो इट विल इंक्रीज एट हायर रेट, फिर धीरे धीरे देखो ना एमपी कम होता गया, लेबर का आउटपुट हो गया 80, फिर हो गया 70, फिर हो गया 50। तो टीपी में इंक्रीज तो हो रहा है, पर अब इंक्रीज कम का होगा, पहले इंक्रीज बहुत ज्यादा से हो रहा था ना।
100 से 210 हो गया, 110 रुपए का इंक्रीमेंट, सॉरी 110 यूनिट्स का इंक्रीमेंट। फिर 210 से 330 का, 120 का इंक्रीमेंट। फिर 330 से 440 का इंक्रीमेंट, 110 का राइट इंक्रीमेंट। फिर 440 से 520 का हो गया प्रोडक्शन, तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया? 80 का। तो पहले इंक्रीमेंट ज्यादा था, अब इंक्रीमेंट कम होता जाएगा धीरे धीरे, राइट। तो टोटल प्रोडक्ट विल राइज, बट जो रेट है राइज होने का वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो वही देखो, पहले तेजी से बढ़ा फिर स्लो हो गया अब, ठीक है। तो यहां पे तो ये आ गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ओके, चलो अब हम देखते हैं एपी और एमपी को। अब एपी और एमपी को अगर आप देखें, एपी एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, इन दोनों के फिगर्स को देखें तो शुरू दोनों एक ही जगह से हो रहे हैं, 100, ठीक है। फिर एपी की फिगर है 105, एमपी की फिगर है 110। एपी की फिगर है 110, एमपी की फिगर है 120। तो अभी किसकी फिगर्स ज्यादा है? एमपी की फिगर्स ज्यादा हैं। फिर एक टाइम आया जब दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, ठीक। उसके बाद एपी है 104, फिर एमपी है 80। अब देखा आपने, चीज पलट गई है, क्या हो चुका है यहां पे? यहां तक तो आपने देखा एमपी की फिगर्स ज्यादा हैं देन एपी, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आया जब एमपी किसके बराबर हो गया? एपी के बराबर हो गया। उसके बाद बराबर होने के बाद जब वो दोनों इंटरसेक्ट हो गए, उसके बाद किसकी फिगर्स ज्यादा हो गई? एपी की फिगर्स ज्यादा हो गई। देखिए ना, एपी हो गया 104 जबकि एमपी रह गया 80, ठीक है। एपी हो गया 100 जबकि एमपी रह गया 80। तो अब किसकी फिगर्स ज्यादा है? आफ्टर दिस पॉइंट पूरा नीचे तक, राइट, किसकी फिगर्स ज्यादा है? एपी की फिगर्स ज्यादा है देन एमपी, ओके। तो ध्यान से प्लॉट करेंगे एमपी एपी। और एक और चीज देखिए, जहां पे एमपी 0 है वहां पे टोटल प्रोडक्ट आपका क्या होगा? मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? फॉल होना शुरू हो रहा है ना। तो आपको एक इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट अभी तक तो बढ़ रहा था ना, 600, 670, 720, 750, 750, फिर हो गया अब वो 740, राइट। तो गिरना कब शुरू हुआ है टोटल प्रोडक्ट? इसके बाद, राइट, 750 से 740, इसके 10th लेबर के बाद। और हमने देखा 10th लेबर का आउटपुट भी कितना था? 0, ठीक है। तो इस चीज तो ध्यान से प्लॉट करते हैं, देखते हैं प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलो
ठीक। अब ये तो था आपका एमपी। तो हमने इस तरीके से प्लॉट करा कि जब आपका एमपी 0 था ना, जब आपका एमपी 0 था वहां पे आपका टोटल प्रोडक्ट क्या था, मैक्सिमम। ठीक है, फिर जब आपका एमपी नेगेटिव आ गया, राइट, तो आपका टोटल प्रोडक्ट क्या होना शुरू हो गया, फॉल होना शुरू हो गया, टोटल प्रोडक्ट। ओके, अब हम प्लॉट करते हैं एपी। ठीक है, अब ये आपका हो गया एपी। ठीक, चलो, तो अब देखिए ये हमारा चार्ट तैयार हो गया है। अब इस चार्ट को ना हम 3 सेगमेंट में बांट देते हैं। ओके, 3 स्टेजेस में बांट देते हैं। पहली स्टेज हमारी फिनिश हो रही है वहां पे जहां पे एपी और एमपी आपस में क्या कर रहे हैं, एपी और एमपी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट स्टेज। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक आपकी हो जाएगी फर्स्ट स्टेज। ठीक, उसके बाद सेकेंड स्टेज शुरू हो जाएगी। तो जहां पे फर्स्ट स्टेज एंड होगी वहां से सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी और कहां तक चलेगी, जहां तक एमपी क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये आपकी यहां से लेके यहां तक कौन सी स्टेज हो जाएगी, सेकेंड स्टेज हो जाएगी। और उसके बाद कौन सी स्टेज हो जाएगी, थर्ड स्टेज। ठीक है, तो थर्ड स्टेज जहां पे सेकेंड स्टेज खत्म हो रही है, कहां पे खत्म हो रही है, जहां पे एमपी 0 है, उसके बाद थर्ड स्टेज शुरू हो जाएगी। तो अब देखिए फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट की। टोटल प्रोडक्ट में पहले तो काफी हाई इंक्रीजमेंट आया, 100 से बढ़ा, 120 से बढ़ा, फिर उसके बाद कभी 80 से बढ़ रहा है, कभी 70 से, फिर 50 से। तो पहले हमने देखा पहले फटाफट तेजी से बढ़ा, इसीलिए हमने देखा कर्व सीधा जा रहा है, तेजी से ऊपर जा रहा है। फिर एक पॉइंट आया जहां पे टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है बट एट डिक्रीजिंग रेट, राइट। तो ये पॉइंट इन्फ्लेक्शन देखो ना, पहले ऐसे था फिर अब ऐसे बढ़ रहा है, राइट। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, तो ये पॉइंट है आपका एफ। तो ये एफ पॉइंट किस चीज का होता है, यहां पे लिख देती हूं मैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, तो इसके बाद है ठीक है, जो ये आपका एक्स एक्सिस था, यहां पे हमने क्या रखा था, लेबर। ठीक है, हम लेबर बढ़ाते गए, ठीक है, और हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता गया, एमपी बढ़ता गया, एपी बढ़ता गया। ठीक है, तो इस तरफ हम रखते हैं अपने वेरिएबल फैक्टर्स, लेबर। ओके, चलो, अब है आपका एक और चीज आपने देखे
जहां पे एपी और एमपी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आ जाए टेबल में, जहां पे एपी, ये था एपी, ये था एमपी, जहां पे एपी और एमपी इंटरसेक्ट कर रहे थे वहां पे हमने देखा क्या एपी क्या है, मैक्सिमम पे है 110। उसके बाद एपी क्या होना शुरू हो गया, फॉल होना शुरू हो गया। ठीक है, 110 से कितना आ गया 104। तो एक बार एपी और एमपी इंटरसेक्ट हो गए, उसके बाद हमने देखा एपी हैज स्टार्टेड फॉलिंग। ओके, एक और चीज, वेयर एपी एंड एमपी आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, जहां पे वो इंटरसेक्ट, देखो ना, एपी अभी तक बढ़ रहा था ना, एपी अभी तक बढ़ रहा था, जैसे ही वो इंटरसेक्ट करा एमपी के साथ, इट स्टार्टेड फॉलिंग, राइट। वो क्या होना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया, फॉल होना शुरू हो गया। ठीक, व्हेन एपी एंड एमपी आर इंटरसेक्टिंग, देयर एपी इज क्या, मैक्सिमम। उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा। चलो, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, बट एट डिक्रीजिंग रेट। फिर एक पॉइंट आया जब टोटल प्रोडक्ट अपनी पीक पे आ गया, उसके बाद स्टार्टेड फॉलिंग। तो ये मैक्सिमम पे है टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे, उसके बाद इट स्टार्टेड फॉलिंग। ठीक है, अब एक चीज, जो मेरे पास टेबल थी उससे मैंने जो कंक्लूजन्स निकाले हैं उसको मैं, एक और चीज मैंने आपको बता चुकी हूं, जहां पे एमपी 0 होगा वहां पे टीपी क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक है, देखा ना हमने, जहां पे एमपी 0 आया वहां पे टीपी क्या था, मैक्सिमम, क्योंकि अब उसके बाद वो क्या होना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, टीपी कैसे निकलता है, एमपी को ही तो ऐड करके निकलता है, पर जब एमपी ही कुछ नहीं हो रहा है तो टीपी कैसे बढ़ेगा, टीपी क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा तो टीपी भी क्या हो जाएगा, इट विल स्टार्ट फॉलिंग। कैसे, 750 प्लस माइनस 10 कितना आ गया, 750 माइनस 10 कितना, 740। तो अब अगर ये और माइनस होता जाएगा तो टीपी तो क्या होता जाएगा, इट विल स्टार्ट फॉलिंग, क्योंकि टीपी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एमपी के ऊपर ही तो डिपेंडेंट है, राइट। अब ठीक है, अब 3 स्टेजेस हैं हमारे पास। देखो, आपको चार्ट की कैलकुलेशन क्लियर है, मेन वो इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि टीपी कैसे निकला, एपी कैसे निकला, एमपी कैसे निकला। अगर आपको वो कैलकुलेशन क्लियर है ना, तो आपको ना ऐसा कोई रटने की जरूरत नहीं है इसको, आपको यहीं पे फिगर्स देख के ही पता चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, राइट। आपको ये फिगर्स कैलकुलेट करनी आ गई है तो अब आप यहीं पे देख के बता सकते हैं। मैं आपको पूछना चाह रही हूँ कि आप इन तीनों की फिगर्स को ना एनालाइज कीजिए, टीपी, एपी और एमपी। तो आप करेंगे एनालाइज। अच्छा, टीपी क्या पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद टीपी आ जाएगा, फिर इंक्रीज होता है बट एट डिक्रीजिंग रेट। उसके बाद हमने देखा एक पॉइंट आएगा जब टीपी मैक्सिमम आ जाएगा, उसके बाद इट स्टार्ट फॉलिंग। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला एपी और एमपी को के बीच में कोई रिलेशन फाइंड आउट करो, राइट। तो आपने एपी और एमपी की फिगर्स को कंपेयर करना शुरू करा। पहले तो वो दोनों एक साथ थी 100-100, उसके बाद हमने देखा एपी हो गई 105, एमपी हो गया 110, एपी हो गया 110, एमपी हो गया 120, राइट। फिर दोनों 110-110। तो हमने देखा एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे एमपी और एपी क्या कर जाती है, इंटरसेक्ट कर जाती हैं, राइट। और अगर उससे पहले आपने देखा तो किसकी फिगर्स ज्यादा है, हमने देखा एमपी की फिगर ज्यादा है, 110 और 105। कौन ज्यादा है, 110, एमपी ज्यादा है। यहां पे भी एमपी ज्यादा है, 120, एपी कम है, 110। तो यहां तक पहले मैंने देखा एमपी की फिगर्स ज्यादा होती हैं देन एपी, फिर दोनों क्या कर जाते हैं, इंटरसेक्ट कर जाते हैं, और इंटरसेक्ट करने के बाद
उल्टा हो जाता है, एपी की फिगर्स ज्यादा हो जाती हैं दैन एमपी। देखो ना, अब एपी की फिगर है 104, एमपी की फिगर है 80, एपी की फिगर है 100 और एमपी की फिगर है 80। तो हमने देखा कि इंटरसेक्शन के बाद उल्टा हो जाता है। अब तक जो एमपी ज्यादा चल रहा था अब वो डाउन आ जाता है। तो देखेंगे ना, आप टेबल भी देखिए, ये चार्ट, पहले एमपी की फिगर ज्यादा थी तो एमपी का कर्व ऊपर था और एपी का नीचे था, राइट। फिर दोनों इंटरसेक्ट करे 110 110, उसके बाद क्या हो गया, एपी की फिगर ज्यादा हो गई तो एपी की कर्व ऊपर चला गया और एमपी का कर्व नीचे आ गया। ओके, तो ठीक है, तो हमने देखा। उसके बाद फिर और क्या आप यहां पे एनालाइज कर रहे हैं। फिर हमने देखा जब फिर एमपी हो गया 0, एमपी 0 मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट 0। अब एक्स्ट्रा जो लेबर आया है उसने 0 यूनिट प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो जहां पे हमने देखा एमपी 0 होता है वहां पे टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, मैक्सिमम, राइट। वहां पर हमारा टोटल क्या है, मैक्सिमम। फिर जब एमपी नेगेटिव हो गया तो टोटल आपका प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग। तो देखो जहां पे हमारा एमपी 0 है वहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है। उसके बाद जब एमपी नेगेटिव में चला गया तो टीपी भी क्या होना शुरू हो गया, फॉल होना शुरू हो गया। ओके, तो फर्स्ट स्टेज आपको याद रखनी है कहां पे एंड हो रही है, जहां पे एपी और एमपी इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। सेकेंड स्टेज कहां तक चलेगी, जहां पे आपका एमपी क्या हुआ है, 0 है, राइट, वहां पे आपकी चलेगी सेकेंड स्टेज, वहां तक चलेगी। और थर्ड स्टेज उसके बाद शुरू होगी, राइट। तो हमने 3 स्टेज देखी, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज देखो सब चीज बढ़ रही है ना, टीपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है और एपी भी बढ़ रहा है, राइट। तो इस स्टेज को बोलते हैं हम स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो एट एमपी 0 टीपी सॉरी इज मैक्सिमम, ठीक है। चलो, तो अब हम लिखते हैं फर्स्ट स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, और हमने क्या भी देखा था, एमपी ग्रेटर था दैन एपी, ठीक है। फर्स्ट स्टेज देखो ना, यहां तक किसका कर्व ऊपर है, एमपी का कर्व ऊपर है, एपी का कर्व नीचे है, राइट। तो फर्स्ट स्टेज में क्या रहता है, एमपी ज्यादा रहता है दैन एपी। उसके बाद सेकेंड स्टेज, इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स। क्योंकि देखो सेकेंड स्टेज में हमने देखा यहां से लेके यहां तक जो स्टेज है हमारा टीपी बढ़ तो रहा है बट अब उतने फास्ट रेट से नहीं बढ़ रहा था जितना कि वो यहां तक बढ़ा था, फर्स्ट स्टेज में बढ़ा था, राइट। तो बढ़ तो रहा है बट स्पीड कम हो गई है, राइट। और हमने देखा एमपी भी फॉल हो रहा है और एपी भी फॉल हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस स्टेज को हम बोलते हैं स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। यहाँ पे वी हैव सीन दैट एमपी इज लेस दैन एपी, ठीक। और सेकेंड स्टेज कहाँ पे शुरू होती है, this stage starts at point of intersection of MP and AP
एंड एंड कहाँ पे होगी सेकंड स्टेज? देखो यहाँ पे शुरू होगी, इंटरसेक्शन से शुरू होगी सेकंड स्टेज, और एंड होगी जहाँ पे एमपी हो जाएगा 0, एंड एंड्स व्हेन एमपी इज इक्वल टू 0. ओके, देन थर्ड स्टेज. देखो थर्ड स्टेज में तो एमपी नेगेटिव हो गया, एपी गिर रहा है और टोटल प्रोडक्ट भी फॉल हो रहा है. इसको हम नेगेटिव रिटर्न वाली स्टेज बोलते हैं. नेगेटिव रिटर्न क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेज में क्या शुरू हो गया था? एमपी 0. एमपी 0 मतलब जो लेबर का प्रोडक्शन है वो अब 0 हो रहा है, राइट? अब जो एक्स्ट्रा लेबर आ रही है वो एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रही है. तो यहां तक जितना प्रोडक्शन करना था कर दिया. अब तो एक्स्ट्रा लेबर बढ़ा के ना वो उल्टा हमारे सामान को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं, राइट? तो जो एक्स्ट्रा लेबर मैं लगाती जा रही हूँ अब वो मुझे क्या पहुंचा रही है? मुझे वो अब दे रही है नुकसान, राइट? तो इसीलिए ये स्टेज हो जाती है किसकी? नेगेटिव रिटर्न्स की. नेगेटिव रिटर्न starts when MP is equal to 0 and MP is negative at this stage. Okay, ठीक. तो ये हमारी 3 स्टेज थी, 3 स्टेजेस. तो आप क्या करेंगे अपनी स्टडी से? स्टार्टिंग के आपको क्वेश्चंस करने हैं, राइट? स्टार्टिंग के 15-16 क्वेश्चंस आपको करना है. हो सकता है उनमें 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हों जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है वो पार्ट, राइट? बट एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. और एक बार ना इसको आप सारा, मैंने आपको बताया जो ये नोट्स हैं इससे इनको आप एग्जाम से एक दिन पहले तो पढ़ेंगे, राइट? बट बुक उस दिन आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग के 11-12 पेजेस बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो वो स्टार्टिंग के इस चैप्टर के, मैं सिर्फ इसी चैप्टर की बात कर रही हूँ, राइट? जो चैप्टर नंबर 3 है, यूनिट 1 है, इसके स्टार्टिंग के 11-12 पेजेस आप इन नोट्स से ही पढ़ेंगे, राइट? और जो हमने आज ये टॉपिक किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो आप एक बार ऐसा कीजिएगा, अपनी स्टडी से भी ये चार्ट आप क्लियर कर लीजिएगा. चार्ट सेम है, राइट? तो जो भी एक्स्ट्रा छोटी मोटी थ्योरी दे रखी है आप एक बार स्टडी से यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, राइट? और उसके बाद कल मैं आपको, हमने 3 स्टेजेस पढ़ी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. कल हम स्टेज 1 को और डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, राइट? तो तीनों स्टेजेस को कल हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे. आपका आज के लिए काम ये है कि अभी तक का ये जो चैप्टर है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में, जो यहाँ तक जहाँ पे ये चार्ट आपको बुक में दे रखा है, राइट? और ये जो आपको दे रखा है डायग्राम, राइट? ये आप बुक में भी डायग्राम तक कंप्लीट अपना पढ़ लेंगे, एक बार रीडिंग मार लेंगे. ओके, तो थैंक यू सो मच.